गंगापुर नाम के एक गांव में 9 साल का लड़का सूरज रहता था। सूरज के माता पिता का देहांत हो गया था, जिस वजह से वो अनाथ खुद ही अपना गुजारा चलाता था। सूरज पहले तो भीख मांगकर अपना गुजारा चलाता था, लेकिन एक रोज जब उसने कबाड़ी वाले को प्लास्टिक बेचकर पैसे कमाते देखा, तब से वो भी प्लास्टिक इकट्ठी करके उसे बेचने लगा। वो कभी बस्ती में जाकर तो कभी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर जाकर प्लास्टिक इकट्ठी करके लाता और उसे कबाड़ी की दुकान पर बेचकर पैसे कमाता। एक रोज सूरज जब रेलवे पटरी के किनारे प्लास्टिक इकट्ठा कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक 5 साल की बच्ची वहाँ बैठकर रो रही है। सूरज उसके पास जाता है। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? मेरा नाम रेनू है और मेरे बाबा और मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे अब बहुत जोरों की भूख भी लगने लगी है। ओह, इसका मतलब मेरी तरह अब तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं। तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाती है। सूरज उस बच्ची को अपने साथ घर ले आता है और उसे खाना देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। उस बच्ची के मुंह से भैया शब्द सुनकर सूरज को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो रेनू से कहता है, अच्छा ठीक है, अब से तुम मेरे साथ यहीं मेरे घर में ही रहो। तुम्हें भी एक भाई मिल जाएगा और मुझे भी एक बहन। अब सूरज हर रोज बाहर काम पर जाता और रेनू घर पर रहती। एक रोज सूरज घर आ रहा था, तभी उसने देखा रेनू दरवाजे पर खड़ी स्कूल से आ रहे बच्चों को बड़े गौर से देख रही थी। उसे देखकर सूरज ने उससे पूछा, शिवानी, क्या तुम भी स्कूल जाना चाहती हो? हाँ भैया, मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन करता है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर लूंगा, उसके बाद स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। लेकिन रात भर वो यही सोचता रहा कि कैसे वो और पैसे कमाए जिससे वो रेनू का एडमिशन स्कूल में करवा सके। अगले दिन सूरज जब दूध लेकर घर आ रहा था, तो उसने देखा कि एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि काम के लिए लड़के की आवश्यकता है। वो उस बड़ी सी दुकान के अंदर गया और सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी, आपके यहाँ काम के लिए किसी लड़के की आवश्यकता है क्या? क्या आप मुझे अपनी दुकान पर काम पर रख सकते हैं क्या? हाँ, मुझे मेरी मदद के लिए एक लड़का चाहिए जो दुकान में मेरी मदद कर सके। ठीक है, तुम कल से दुकान पर आ जाना। महीने में 3000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह होगी भाई। 3000 सुनकर सूरज खुश हो जाता है। सेठ जी बड़े ही दयालु थे। उन्होंने जल्द ही सूरज को दुकान का सारा काम समझा दिया। अब सूरज अच्छे से काम करने लगा था और फिर वो दिन भी आ गया जब उसे 3000 रुपए तनख्वाह मिली, जिसे देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो खुशी खुशी घर गया। रेनू, रेनू, ये देखो, मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिल गई। चलो, अब मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा कर आता हूँ। सच में भैया? ठीक है, चलो चलते हैं। वो दोनों कई सारे स्कूलों में जाते हैं, लेकिन कहीं फीस ज्यादा थी तो कहीं अनाथ बच्चे कहकर एडमिशन नहीं दिया जाता। जब सूरज को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो आखिर में सेठ जी के पास दुकान में जाता है और उनसे अपनी परेशानी कहता है। सेठ जी, मुझे अपनी बहन का एडमिशन स्कूल में करवाना है। मैं बहुत सारे स्कूलों में गया, लेकिन इसे किसी ने एडमिशन नहीं दिया। अगर आपकी मदद हो जाती तो बड़ी कृपा होती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। सेठ उन दोनों बच्चों के साथ प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल साहब, ये बच्चे मेरे रिश्तेदार हैं। हमें इस लड़की का एडमिशन इस स्कूल में करना है। आप चाहें तो मेरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इसे एडमिशन दे दीजिए। इन बच्चों की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आपकी गारंटी पर मैं इस लड़की को एडमिशन दे देता हूँ, लेकिन फीस 1500 लगेगी। जी चलेगा। वैसे रेनू कब से स्कूल में आ सकती है? आप आज ही सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवा दीजिए और कल से ही रेनू को स्कूल भेज दीजिए। इसके बाद सेठ जी सारे पहचान पत्र और फीस जमा कर देते हैं। साथ ही रेनू को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, टिफिन और पानी की बोतल भी दिला देते हैं। सेठ जी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? आपने सचमुच हमारी बहुत मदद की है। मैं धीरे धीरे आपके ये सारे पैसे चुका दूंगा। सूरज बेटा, मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं कभी? अच्छा, आप घर जाओ। रेनू को कल स्कूल भी तो जाना है और तुम्हें दुकान आना है। जी सेठ जी। इसके बाद सूरज और रेनू घर आ जाते हैं। सूरज रेनू से कहता है, देखा रेनू, मेरे सेठ जी कितने अच्छे हैं, कितनी मदद की उन्होंने हमारी। हाँ भैया, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं कल से स्कूल जाऊंगी। चलो अब जल्दी से खाना बनाकर खा लेते हैं, फिर हमें सुबह जल्दी उठना भी तो है। जी भैया। अगले दिन सूरज रेनू को स्कूल छोड़कर दुकान पर काम करने चला जाता है, जहाँ सेठ जी उससे पूछते हैं, सूरज, क्या तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते? पढ़ना तो मैं भी चाहता हूँ सेठ जी, लेकिन पहले मेरी बहन पढ़ेगी, फिर बाद में मैं। वाह, कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे। अगर तुम चाहो तो रात के स्कूल में तुम भी पढ़ाई कर सकते हो। सच में मालिक, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तेरे पास जब पैसे आएंगे ना, तब लौटा देना, और नहीं भी लौटाओगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उनके इतना कहते ही सूरज उनके पैरों में गिर जाता है। शाम को ये बात जाकर वो रेनू को बताता है। सच में भैया, अब आप भी पढ़ाई करोगे? मैं भी आपकी पढ़ाई में मदद किया करूंगी। खाना खाकर रेनू पढ़ने बैठ जाती है, तो वहीं सूरज भी रात को अपने स्कूल चला जाता है और फिर सुबह 4 बजे आकर थोड़ी देर सो जाता है।
और फिर सुबह रेनू को स्कूल छोड़ने चला जाता है और उसके बाद वो काम पर चला जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सेठ जी की दुकान अब काफी अच्छी चलने लगी थी, इसलिए वो एक दुकान और खोल लेता है। एक दुकान अब सूरज संभालता तो दूसरी सेठ जी। शाम को सूरज सारा हिसाब सेठ जी को सौंप कर जाता। अच्छी कमाई आती देख अब सेठ जी सूरज से काफी खुश थे। ऐसे ही कुछ साल बाद अच्छे नंबरों से सूरज 12वीं पास कर लेता है और अब वो आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। सूरज, तू इंजीनियरिंग करना चाहता है ना बेटा? तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सूरज इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है, साथ ही दुकान भी अच्छे से संभालता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद सूरज को 50,000 की नौकरी मिल जाती है। अब वो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगता है। उधर रेनू भी 12वीं पूरी कर लेती है और वो राज्य में अव्वल आती है। इसके बाद सूरज उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करवाता है। कुछ ही सालों में वो अच्छी डॉक्टर बन जाती है। ये खुशखबरी मैं सेठ जी को देकर आता हूँ। ये खुशखबरी देने सूरज सेठ जी की दुकान पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि सेठ जी वहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। वो जल्दी से उन्हें उस हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ रेनू डॉक्टर थी। भैया, इन्हें हार्ट अटैक आया है, हमें जल्दी से इनको ऑपरेशन करना होगा। क्या रेनू, तुम जल्दी से इनके ऑपरेशन की तैयारी करो, तब तक मैं सेठानी जी को फोन कर बता देता हूँ। लेकिन मैडम, इनकी हालत बहुत नाजुक है, इनका बचना बहुत मुश्किल है। मैं इनका ऑपरेशन करूंगी, इन्हें कुछ नहीं होगा। सेठ जी की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है और उनकी जान बच जाती है। सेठ जी, अब आप ठीक है? रेनू बिटिया, मेरा मतलब है डॉक्टरनी साहिबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मुझे यहाँ कौन लाया? सूरज बेटा आपको यहाँ लाया है। रेनू डॉक्टर बन गई है, ये बात बताने वो आपकी दुकान पर गया था, लेकिन वहाँ इसने आपको बेहोश पाया और यहाँ ले आया। फिर पता चला कि आपको हार्ट अटैक आया है। आपकी नाजुक हालत देखकर सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन फिर रेनू बिटिया ने हिम्मत नहीं हारी और आपका ऑपरेशन किया। आज इन्हीं दोनों की वजह से आपको नई जिंदगी मिली है। तुम दोनों का ये एहसान मैं कैसे भूलूंगा। सेठ जी, आपने जो हमारे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। हाँ, आप हमारे भगवान हैं सेठ जी। हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से ही है। अगर तुम दोनों को कोई तकलीफ ना हो तो क्या तुम हमारे साथ हमारे घर पर रह सकते हो? हम दोनों की कोई औलाद नहीं है। हाँ, मुझे खुशी होगी अगर मुझे बेटा और बेटी एक साथ मिल जाएं। ये बात सुनकर सूरज और रेनू बहुत खुश होते हैं और वो आंखों में आंसू लिए उनके गले लग जाते हैं। रुद्रपुर गांव का रहने वाला गोपी बहुत ही भोला था। वो इतना भोला था कि कोई भी उसका गलत फायदा उठा लेता था। उसके पिता वीर सिंह, जो गांव के मुखिया थे और जिनका गांव में काफी मान सम्मान था, वो गोपी की इस बात से बहुत नाराज रहते थे। हालांकि गोपी अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उसके पिता उसके लिए भगवान के समान थे। सुषमा, सुषमा, क्या हुआ जी? कहाँ है वो तुम्हारा लाडला गोपी? आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब क्या किया उसने? उसने 50 बोरी धान गरीबों को दान में दे दिए। तभी वहां गोपी आ जाता है। पिताजी, वो तो मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए दान दिया। श्याम भैया ने कहा था कि गरीबों को दान करने से वो लंबी उम्र की दुआ देते हैं। हे भगवान, उम्र तो लंबी नहीं होगी। हाँ, तेरे इस दान पुण्य के चक्कर में मैं जरूर लंबा हो जाऊंगा। और हाँ, श्याम को झूठ मूठ बदनाम मत किया कर, वो तेरे जैसा गधा नहीं है। अब रहने भी दीजिए। पता नहीं तुमने अपने इस बेटे को क्या खाकर पैदा किया था। बचपन से जवानी में कदम रख दिया इसने, लेकिन दिमाग से अभी भी पैदल का पैदल ही है ये। वीर सिंह के दूसरे बेटे का नाम था श्याम। वो बहुत तेज तर्रार था। उसने शहर से पढ़ाई की थी। वीर सिंह पढ़ाना तो गोपी को भी चाहते थे, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। ये गोपी के बचपन की बात है। एक दिन श्याम ने होमवर्क नहीं किया था तो स्कूल के मास्टर जी ने उसकी पिटाई कर दी। श्याम को बहुत गुस्सा आया। अब वो मास्टर जी को तो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने गोपी के दिमाग में ये भरना शुरू कर दिया कि मास्टर जी ने उनके पिता को कुछ अपशब्द कहा है। श्याम भैया, मास्टर जी ने हमारे पिताजी को अपशब्द कहा और आपने सुन लिया, तो मैं क्या करता? उनकी पिटाई तो नहीं कर सकता था। पिटाई नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं। बस फिर क्या, गोपी ने आप देखा न ताब। मास्टर जी जब स्कूल से घर वापस लौट रहे थे तो उसने पत्थर मारकर उनका सिर फोड़ दिया। उस दिन के बाद से गोपी की पढ़ाई लिखाई ठप हो गई।
श्याम तो पढ़ने के लिए शहर चला गया, लेकिन गोपी की जिंदगी घर और खेत के बीच सिमट गई। अपने ही घर में वो एक नौकर की तरह हो गया। एक दिन की बात है, वो सुबह सुबह अपने खेत जा रहा था, तभी उसे बगल की नदी के पास से किसी लड़की के बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। वो भागकर नदी के पास जाता है। वहां उसे अपने ही गांव की चंदा दिखाई दी, जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। साथ ही उसे उफनती नदी में एक लड़की डूबती दिखी। गोपी बिना अपनी परवाह किए तुरंत पानी में कूद जाता है और फिर किसी तरह उस लड़की को बचा कर ले आता है। हालांकि वो लड़की बेहोश हो जाती है। गोपी उसके पेट को दबा दबा कर पानी निकालता है। थोड़ी देर में वो होश में आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, इसे होश तो आया। गोपी, तू आज नहीं होता तो मेरी दोस्त सौंदर्या की जान चली जाती। तू सच में हीरो है, हीरो। तुमसे जिसकी शादी होगी वो बड़ी किस्मत वाली होगी। अरे, तुम्हारे गोपी के रहते ऐसे कैसे जान चली जाती? वैसे तुम शहर से कब आई? कॉलेज में छुट्टियां हैं क्या? 2 दिन हो गए। ये मेरी दोस्त सौंदर्या है। ये गांव घूमना चाहती थी, इसलिए मैं इसे भी इस बार अपने साथ ले आई थी। बचपन से ही गोपी चंदा को मन ही मन चाहता था, लेकिन ये बात उसने उसे कभी नहीं बताई। लेकिन उस दिन चंदा के मुंह से हीरो और जिससे तुम्हारी शादी होगी वो बड़ी किस्मत वाली होगी वाली बात सुनकर उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसने सोचा कि वो आज ही अपने दिल की बात चंदा को बता देगा। वो ये सोचकर एक गुलाब का फूल अपने हाथों में ले उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ही आम के बगीचे के पास उसे चंदा अपनी सहेली सौंदर्या के साथ दिखाई दी। वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तू पागल वागल हो गई है क्या सौंदर्या? ऐसा क्या दिख गया उस गधे में तुझे जो उस पर तेरा दिल आ गया? अरे, उस दिन तो तू गोपी की बड़ी तारीफ कर रही थी, तो मैं क्या करती? उसके मुंह पर कह देती तू गधा है। देख तेरा उसका क्या मेल। कहां तू आईपीएस की तैयारी कर रही है और कहां वो अनपढ़ गवार बुद्धू। बिना अपनी जान की परवाह किए वो मेरे जैसी किसी अनजान की खातिर नदी में कूद गया। वो बुद्धू कैसे है चंदा? ये तो तू पूरे गांव से जाकर पूछ। मुझसे आर्गुमेंट करने से क्या फायदा? अपने ही घर में नौकरों की जैसी हैसियत है उसकी। उस जाहिल से शादी करने की तो तू सोच भी कैसे सकती है? चंदा के मुंह से अपने बारे में ये सब सुनकर गोपी का दिल टूट गया। वो रोते हुए वहां से वापस चला गया। उसी शाम सौंदर्या और गोपी तालाब के किनारे बैठे हैं। देखिए सौंदर्या जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझसे प्रेम का इजहार किया, लेकिन आपकी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी करूंगी तो आपसे, नहीं तो नहीं करूंगी। गोपी ने सौंदर्या की बात का कोई जवाब नहीं। कुछ दिनों बाद सौंदर्या अपने घर वापस लौट गई। इस बीच चंदा की शादी शहर के एक बड़े व्यापारी से तय हो गई। बेमन से ही, लेकिन गोपी उस विवाह में गया क्योंकि चंदा के पिता और वीर सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे। वीर सिंह ने चंदा की शादी में आए मेहमानों की खातिरदारी की जिम्मेदारी गोपी को दे रखी थी। सौंदर्या भी इस शादी में अपने माँ पिता के साथ आई हुई थी। यहीं पर सौंदर्या ने अपने माँ बाप से गोपी के साथ शादी की इच्छा जताई। ये बात सुनकर उसकी माँ गुस्से में लाल हो गई। तुझे और कोई लड़का नहीं मिला जो तू उस नौकर के पीछे पड़ गई? वो नौकर नहीं है माँ, और ये मत भूलो उसने तुम्हारी बेटी की जान बचाई है। जान बचाई है तो उसे कुछ इनाम दे दो। ये क्या पागलपन है कि उस गवार से शादी करने की जिद करो? लेकिन सौंदर्या अपनी माँ की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। सौंदर्या की माँ ने इस बात की शिकायत वीर सिंह से कर दी कि कैसे उनका बेटा गोपी उनकी बेटी को तंग कर रहा है और उस पर जबरदस्ती खुद से विवाह का दबाव डाल रहा है। वीर सिंह ने बिना सच जाने उस विवाह के माहौल में ही सारे मेहमानों के बीच गोपी को काफी भला बुरा बोला। अरे तू क्यों मेरी नाक कटाने के पीछे तुला हुआ है? किस जन्म की दुश्मनी तू निकाल रहा है मुझसे? लेकिन बाबूजी, खामोश रह तू और इस लड़की का पीछा छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। गोपी बहुत उदास था। उसे तो उस गलती की सजा मिल रही थी जो उसने की ही नहीं थी। अगले दिन जब वो खेत पर जा रहा था तो वहां उसे सौंदर्या मिली। उसे देखते ही उसने अपना रास्ता बदल लिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा तो सौंदर्या ने भागकर उसे गले से लगा लिया। ये आप क्या कह रही हैं? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? मुझे किसी की परवाह नहीं गोपी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो मैं उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी जहां से तुमने मुझे बचाया था। गोपी धर्म संकट में फंस गया था। एक तरफ उसके माता पिता की आज्ञा थी
दूसरी तरफ सौंदर्या की जान। अंततः जीत प्यार की हुई। गोपी ने सौंदर्या से गांव के मंदिर में शादी कर ली। उसके पिता को जब ये पता लगा तो उन्होंने गोपी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। गोपी के पास रहने का अब कोई ठिकाना नहीं था। नई नवेली दुल्हन के साथ वो पिछले कई दिनों से सड़क पर धूल फांक रहा था। देखो सौंदर्या, मैंने कहा था ना, मेरी दुनिया तुमसे अलग है। कैसे रहोगी इस दुनिया में? मुझ जैसे नाकारा आदमी के साथ यहाँ तो सारे रास्ते बंद हैं। गोपी, सबसे पहले तुम अपने आप को नकारा मानना छोड़ दो। हिम्मत रखो, हिम्मत से ही रास्ते खुलते हैं। एक चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो बार बार फिसलती है, लेकिन वो चढ़ना नहीं छोड़ती। सौंदर्या की इस बात का गोपी पर बड़ा असर हुआ। उसने अपने आप को किसी से कम मानना छोड़ दिया। उसने गांव में ही मजदूरी की शुरुआत की और एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो जानता था मजदूरी से मिले पैसे उन दोनों के लिए नाकाफी थे, क्योंकि कभी उन्हें एक समय का खाना मिलता तो कभी वो भी नहीं। लेकिन सौंदर्या ने कभी कोई शिकायत नहीं की। सौंदर्या, तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ, तुम्हारे जैसे पति जो मेरे पास हैं। लेकिन तुम्हारे सपने तो टूट गए ना मेरे साथ। कहां तुम्हें बड़ा अफसर बनना था, कहां तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में अपना जीवन गुजार रही हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो। मैं और मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे सपने को नहीं मरने दूंगा। गोपी खूब मेहनत करने लगा। सौंदर्या ने भी पढ़ाई शुरू कर दी। गोपी उसका पूरा ध्यान रखता। वो बाहर और घर दोनों काम संभालने लगा। इस बीच गोपी ने अपनी एक चाय की दुकान शुरू की। वो दुकान खूब चल निकली। फिर उसकी कमाई के पैसों से उसने एक सेकेंड हैंड बस खरीदी। फिर तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बस से वो कब 40 बसों का मालिक बन गया, उसे पता ही नहीं चला। तरक्की का सिलसिला यही नहीं रुका। उसने गांव में 2 चीनी की मिलें लगाई और शहर में भी कपड़े की एक मिल की शुरुआत की। इधर सौंदर्या की मेहनत का फल भी उसे मिल गया। क्या क्या कहा तुमने? आईपीएस की परीक्षा पास कर ली? मेरी बीवी पुलिस में हवलदार बन जाएगी अब। हवलदार नहीं, आईपीएस। कई सारे हवलदारों और इंस्पेक्टरों की अफसर। ये सब मेरे बाबूजी के आशीर्वाद का परिणाम है। काश मैं भागकर ये खुशखबरी उन्हें सुना पाता। इधर समय का चक्र घूमा। चंदा के पति को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ। वो दिवालिया हो गए। बैंक का लाखों का कर्ज माथे पर आ गया। चंदा ने सौंदर्या को फोन करके ये सारी बात बताई। अरे तू कैसी बात कर रही है? तुझे जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। उन्हें आने तो दो, मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे माफ कर दे सौंदर्या, तुझे याद है मैंने गोपी का कितना मजाक उड़ाया था? उसे क्या क्या नहीं कहा था। चंदा, कोई अनपढ़ है इसका ये मतलब नहीं कि वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं मानती हूँ पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जज्बा, कभी ना हार मानने का जज्बा। गोपी खुद तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसे पता था शिक्षा अनमोल है। तभी तो उसने अपने पिता के नाम से गांव में अंग्रेजी मीडियम स्कूल की भी शुरुआत की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वीर सिंह ही थे। अपने बेटे की सफलता से वे भी बहुत खुश थे। कल तक जहां सभी गोपी को बुद्धू कहते थे, वहीं आज सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गोपी के पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि उनका बेटा हीरा था, जिसे आज तक वो कोयला समझ रहे थे। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।